देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 109 हिंदी उपन्यास के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, और इसमें ज्यादातर भाई मेरे सारे उपन्यास ही हैं। जैसे BHDC 110 वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हिंदी कहानियां थी, और इसमें उपन्यास हैं। इसमें भी आपको तीन व्याख्या करने को मिलेगा, संदर्भ सहित व्याख्या। इसमें भी तीन आएगी, 12 नंबर की तीन करने की टोटल आएगी। और इसमें हिंदी और क्वेश्चन आपको 4 करने रहेंगे। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, जो जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उन्हीं उपन्यासों को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो BHDC 109 हिंदी उपन्यास ये सब्जेक्ट की क्लास हम लोग देखेंगे। चलिए भैया, भाई मेरे शुरू करते इस क्लास को। पहला चैप्टर हमारा करेगा हिंदी उपन्यास का स्वरूप और विकास बताओ। ठीक है, जैसे उपन्यास की रचनागत विशेषता हम लोग बात करेंगे, और उपन्यास के कौन कौन से होते यानी कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं। क्योंकि हिंदी उपन्यास की रचनागत विशेषता यानी उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उपन्यास के भेद यानी किस किस प्रकार के उपन्यास होते हैं। मुझे लगता है ऐसा दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बता भाई, उपन्यास की रचनागत विशेषता। देखो, कोई भी उपन्यास होता ना, उसमें सबसे पहले भाई मेरे कथा होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई कहानी होती है जिसके ऊपर पूरा उपन्यास लिखा जाता है। जैसे भाई कोई पौराणिक कहानी हो, कोई धार्मिक कहानी हो, कोई साहित्यिक कहानी हो, ठीक है, या कोई गांव की कहानी हो, कोई शहर की कहानी हो, यानी कोई कथा होती है, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, उपन्यास को लिखा जाता है, कथा वस्तु के आधार पर। दूसरा, चरित्र चित्रण के आधार पर। जैसे कोई कैरेक्टर है, जैसे अगर आप किसी उपन्यास को लिखोगे, महिलाओं के चरित्र को लेकर के बात करेगा, या उसमें जो हीरो है, या उसमें जो नायक है, नायिका है, पूरा उपन्यास जब किसी खास कैरेक्टर को लेकर के या खास चरित्र को लेकर के लिखा जाता है, उसको बोलते हैं कि भाई उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास है। जैसे किसी उपन्यास को लिखा गया, उसमें कोई महिला, जैसे मान लो उसमें कि सुमन नाम की एक महिला है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे उपन्यास है, अगर बात करोगे उसमें त्यागपत्र उपन्यास है, उसमें सुमन नाम की एक महिला है, तो वो कैसा उपन्यास, वो चारित्रिक उपन्यास है, क्योंकि पूरा जो उपन्यास है वो सुमन नाम की महिला के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चरित्र चित्रण के खासियत है क्या इस उपन्यास में। अगला होता भाई, परिवेश के आधार पर भी उपन्यास लिखे जाते हैं। जैसे परिवेश, यह भी विशेषता होती है। परिवेश का मतलब तो वातावरण कैसा है। जैसे गांव की स्थितियों को लेकर के अगर कोई उपन्यास लिखा गया है जिसमें गांव का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, या गांव के परिदृश्य के बारे में बात की जा रही है, तो इसको बोलते हैं कि परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गांव का परिवेश है, वातावरण है, या शहरी कोई जीवन है, शहरी लाइफस्टाइल है, या कोई नगर है, या कोई दूसरा देश है, जैसे कोई विदेश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यहां का कोई वातावरण है, उसके परिवेश पर जब लिखा गया, तो इस प्रकार से भी अगर आप देखेंगे तो उपन्यास लेखन किया जाता है कि भाई वहां का वातावरण कैसा है। जैसे गांव को बताएगा कि वहां गांव में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, या शहर में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, शहर में लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसा है। इस प्रकार से कह सकते हो कि परिवेश के आधार पर भी उपन्यास जो होता है उसको लिखा जाता है, जिसको कह सकते हैं कि परिवेश प्रधान उपन्यास कहते हैं। अगला जो उपन्यास लिखे जाते हैं, विशेषता क्या होती है भैया, संरचना शिल्प। यानी किसी उपन्यास में अगर आप देखो, उसकी भाषा के आधार पर उपन्यास की बड़ी तारीफ होती है। जैसे उसकी भाषा, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, या खड़ी बोली हिंदी है, या राजस्थानी है। संरचना शिल्प मतलब भाषा और शैली। अगर किसी उपन्यास को पढ़ोगे तो उसमें बहुत भावुक होकर के उपन्यास लिखा गया है, इसको बोलते हैं शैली। या एक होता है यथार्थवादी शैली, भाई जो जैसे किसानों को लेकर के कोई उपन्यास है, मजदूर को लेकर के कोई उपन्यास है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं के ऊपर जो उपन्यास लिखे जाते हैं उसको कह सकते हैं। और भाषा को टारगेट करके किसी खास भाषा में लिखा गया है, तब हम उसको कहेंगे संरचना शिल्प के आधार पर भाई मेरे उस उपन्यास का लेखन किया गया है। जिसे मैंने भाषा का जिक्र किया ना, और शैली का मतलब था यानी अपनी बात को कहने का ढंग या तरीका। ठीक है, तो शैली के आधार पर भी भावनात्मक शैली है, या कह सकते कि यथार्थवादी शैली है,
भाई किसान को लेकर के भी तो उपन्यास लिखे जाते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे जैसे गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने होरी का जो कैरेक्टर है, होरी के जरिए उन्होंने भारतीय किसानों की दुर्दशा को बताया ना, ठीक है। उसी प्रकार से सेवा सदन उपन्यास की अगर बात करूं या मैं त्याग पत्र उपन्यास की बात करूं तो उसमें महिला प्रधान उपन्यास है, उसमें महिलाओं को लेकर के बात की गई। अगला भैया प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि कोई भी अगर उपन्यास लेखक लिखता है तो उपन्यास लिखने का उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भाई मेरे कोई भी उपन्यास लिखा जाएगा ना, उपन्यास की विशेषता यह होती है कि लेखक या जो राइटर है वह किसी भी उपन्यास को अगर लिख रहा है तो कह सकते हैं उसके उपन्यास लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य है। प्रतिपाद्य का मतलब उद्देश्य। जिस उद्देश्य को लेकर के उपन्यास लिखे जाते हैं उसी को बोलते हैं भाई मेरे प्रतिपाद्य। जैसे समाज को जागरूक करने के लिहाज से उपन्यास लिखा जा रहा है, समाज में कोई समस्या है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक है, या बिजली पानी को लेकर के, या वैश्यावृत्ति जो है, महिलाओं के कोई मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तीन, ये प्रतिपाद्य का मतलब उद्देश्य, यानी कोई लेखक जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर के किसी उपन्यास को लिखता है तो प्रतिपाद्य भी उपन्यासों में इसकी विशेषता होती है, ठीक है। अगला हम बात करें भैया उपन्यास के भेद, यानी उपन्यास किस किस आधार पर लिखे जाते हैं। तो भैया पहला कथा वस्तु के आधार पर उपन्यास लिखे जाते, यानी स्टोरी के आधार पर ज्यादातर उपन्यास लिखे देंगे। अगर आप लोग बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ोगे तो उसमें जो कहानी है उस कहानी को बेस बना करके उपन्यास लिख दिया। जैसे आपको किसी ने कोई कहानी सुनाई, आपको जैसे कोई इतिहास की कहानी है या कोई धार्मिक कहानी है, ठीक है, या मान लीजिए कि कोई प्राचीन कहानी है या अपने वेद पुराण में उस कहानी को, ग्रंथों में वो कहानी है, तो उस कथा के अनुसार जब उपन्यास लिखे जाते हैं। दूसरा चरित्र चित्रण के आधार, चरित्र चित्रण यानी जैसे महिला के चरित्र को लेकर के, पुरुषों के चरित्र को लेकर के, कोई करप्ट या भ्रष्ट व्यक्ति है उसके चरित्र को लेकर के, या कोई भैया ईमानदार व्यक्ति जैसे पुलिस की ईमानदारी को लेकर के, यानी चरित्रों के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो उपन्यास लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सेवा सदन, और जैसे अगर मैं बात करूं सेवा सदन में देखोगे महिला का चरित्र है, और त्याग पत्र में महिला के चरित्र को बात की गई। अगर मैं प्रेमचंद के अगर मैं गोदान उपन्यास की बात करूं तो उसमें होरी किसान को लेकर के होरी का बड़ा जिक्र किया गया है। तो उसको वो चरित्र चित्रण के आधार पर भी, यानी जो कैरेक्टर हैं, हीरो जिसको बोलते हैं, भाई किसी उपन्यास में अगर पूरा उपन्यास किसी व्यक्ति को टारगेट करके, या उपन्यास की जो पूरी स्टोरी है वह किसी एक आदमी के इर्द गिर्द ही घूम रही, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, ठीक है, या कोई प्रेमी टाइप का आदमी है, प्रेम संबंध है, या देशभक्ति को लेकर के, यानी जब कोई किसी उपन्यास में किसी एक चरित्र को लेकर के, कैरेक्टरों के ऊपर जब उपन्यास घूमता है उसको चरित्र चित्रण के आधार पर उपन्यास कहते हैं। अगला जी परिवेश के आधार पर भी उपन्यास लिखे जाते हैं। परिवेश यानी जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे गांव का परिदृश्य है, गांव की सामाजिक समस्याएं, जो भी समस्या है, या शहर की जो समस्या, इसको बोलते हैं परिवेश के आधार पर भी उपन्यास लिखे जाते हैं। बहुत सारे अगर आप उपन्यासों को देखेंगे या उपन्यासों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उपन्यास लेखन है वह किसी खास परिदृश्य में है, जैसे गांव है, शहर है, या कोई विदेश का परिदृश्य है। इस परिदृश्यों के आधार पर भी क्या होते हैं कि उपन्यास लिखे जाते हैं। अगला शैली के आधार पर, जैसे भावनात्मक शैली है, यथार्थवादी शैली है, संगीत शैली है, या इस प्रकार के शैली के आधार, शैली का मतलब यानी जैसे मां की ममता है, या भावनात्मक है, या प्रेम का शैली, प्रेम शैली है, इसमें प्रेम संबंध, तो शैली के आधार पर भी उपन्यास क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे उपन्यासों की बात करूं, जैसे किसान को लेकर के कोई उपन्यास लिखा गया, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या है, तो कह सकते हैं भाई यथार्थवादी शैली है, क्योंकि उस उपन्यास में भाई जो सच्चाई है, जिसको बोलते हैं हम लोग जमीनी हकीकत, ठीक है, यानी उस समाज की सच्चाई, भाई सच में समाज में हमारे किसान परेशान है ना, ऋण के तले दबा जा रहा ना, किसानों की कई समस्या, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है। किसान को कह सकते हो कि जो साहूकार हैं उनसे, महाजन जिसको बोलते हैं, उससे पैसे लेकर के उसको
कह सकते हो कि भाई उसको खेती करनी पड़ती है और किसान हमेशा ब्याज के तले दबा रहता है। तो एक कैसी शैली है, एक कह सकते हैं यथार्थवादी शैली में लिखा गया उपन्यास है। जैसे अगर मैं गोदान या गबन उपन्यास की बात करूं तो गोदान और गबन जो उपन्यास हैं ये कह सकते हो कि शैली प्रधान उपन्यास हैं, जिसमें यथार्थवादी शैली है, या किसी उपन्यास में मां की ममता की बात की गई है, तब हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि ये कैसा उपन्यास है, ये शैली प्रधान उपन्यास को इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें शैली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रतिपाद्य के आधार पर, प्रतिपाद्य का मतलब यानी कोई भी जो लेखक होता है या किसी उपन्यास को लिखता है, तो उपन्यास जो लेखन किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वो शैली के आधार पर उपन्यास लिखा जा रहा है। यानी प्रतिपाद्य का मतलब होता है उद्देश्य। तो उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जब किसी उपन्यास का लेखन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि भाई वो प्रतिपाद्य, यानी कोई भी लेखक जो उपन्यास लिख रहा है तो उपन्यास लिखने का क्या उसका उद्देश्य है। तो उद्देश्यों के आधार पर भी बहुत सारे उपन्यास लिखे जाते हैं या उपन्यास का लेखन किया जाता है, तो उसको बोल देंगे प्रतिपाद्य के आधार पर भी उपन्यास लेखन किया जाता है। तो मुझे लगता है दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है या जरूर आ सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिएगा भाई, हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा, प्रेमचंद का परिचय और उनके उपन्यास। भाई प्रेमचंद के उपन्यास देखेंगे तो प्रेमचंद के रचना की विशेषता, यानी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनकी क्या क्या विशेषता है। अगर मैं बात करूं तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित उपन्यासकारों में से एक हैं। उनके उपन्यासों की कई सारी विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग करती हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, उनकी रचना की जो वैशिष्टता यानी विशेषता, जब भी एग्जाम में वैशिष्टता पूछे ना तो इसका मतलब विशेषता पूछा यानी खासियत पूछ रहा भाई मेरे। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता क्या, पहली विशेषता याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब सच्चाई वाले उपन्यास है भाई, रियलिटी लिखा उन्होंने, सामाजिक सच्चाई को। प्रेमचंद के उपन्यासों में समाज की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है इसलिए प्रेमचंद के उपन्यासों को हम लोग क्या कहते हैं, यथार्थवादी उपन्यास हैं। प्रेमचंद आदर्शों की बजाय जीवन की सच्चाई को लिखते हैं। प्रेमचंद ने किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, निम्न वर्ग हो, उनके जीवन के संघर्षों को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में दिखाया है। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास जो गोदान है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किसान, होरी की गरीबी और शोषण का बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक ढंग से, या कह सकते भाई मेरे बहुत ही भावुक ढंग से प्रेमचंद ने उसका वर्णन किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की दूसरी विशेषता है भाई समाज सुधार। समाज सुधार, ठीक है। प्रेमचंद की अगर मैं उपन्यासों की बात करूं, उनके अनेक उपन्यास हैं जिसमें समाज की बुराइयों पर चोट किया गया है। जिसे प्रेमचंद के उपन्यासों में जातिवाद, बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्री शोषण की जैसी, यानी प्रेमचंद अगर अपने उपन्यासों में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को लेकर के भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में लिखा है। जैसे महिलाओं की समस्या है, बाल विवाह है, भारतीय समाज में जातिवाद है। तो इस सारे जो विषय हैं, समाज सुधार, प्रेमचंद उपन्यासों के जरिए समाज में जो समस्या है उसको उठाते हैं ताकि समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। यानी प्रेमचंद अपने उपन्यासों के जरिए समाज सुधार का भी संदेश देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने बाल विवाह और महिलाओं की दुर्दशा को दिखाया। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है भाई, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने कह सकते हो कि जो बाल विवाह है, कम उम्र में जो हमारे यहाँ पर भाई शादी नहीं कर दी जाती थी, आप सबको पता होगा, और महिलाओं की जो तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को दिखाया गया। अगला प्रेमचंद की अगर बात करूं तो प्रेमचंद ने सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया अपने उपन्यासों में। प्रेमचंद की भाषा आम आदमी की भाषा है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते हैं। प्रेमचंद कह सकते हैं कि अपने उपन्यासों में उन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यासों की भाषा मैंने बताया, प्रेमचंद अगर आप देखोगे देसी भाषा के शब्दों का प्रयोग, यहूदी भाषा के शब्दों का प्रयोग, हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग या उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उसमें आप लोग कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने ज्यादातर उपन्यासों में आसान भाषा या सरल भाषा या आम आदमी की जो भाषा है या कह सकते हैं भाई बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है।
प्रेमचंद के उपन्यासों में चरित्र चित्रण है, पात्रों को लेकर के बहुत बात करते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में जो पात्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लगता है कि हमारे आसपास के हैं। प्रेमचंद की अगर बात करूं, चाहे वह होरी हो, कह सकते हो कि अगर मैं गोदान उपन्यास की बात करूं, निर्मला हो या धीसू हो, प्रेमचंद कह सकते हैं कि कई सारे उपन्यासों में जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनको भी आधार बना करके प्रेमचंद जी उपन्यास लिखते हैं। यानी चरित्र चित्रण की कुशलता भी बहुत है। अगर आप गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे तो गोदान उपन्यास में उन्होंने होरी के चरित्र को लेकर के बहुत बातें की है, और होरी के जरिए वो एक आम भारतीय किसान की बात करते हैं। तो कह सकते कि जो उपन्यास के जो पात्र हैं, उस पात्रों की विशेषता भी प्रेमचंद के उपन्यास में दिखती है। प्रेमचंद जी के उपन्यास में गांव का चित्रण बहुत है, ग्रामीण जीवन का चित्रण हमको बहुत दिखाई देता है। प्रेमचंद ने गांव और किसानों की दुर्दशा को लेकर के खास उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद गांव की समस्या, ग्रामीण जीवन की समस्या को अपने उपन्यासों में खास तौर से चित्रित किया है। अगर मैं प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करूं तो प्रेमचंद नैतिकता को लेकर के, आदर्शवाद को लेकर के भी उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें नैतिकता और आदर्श भी है। हालांकि वह प्रेमचंद यथार्थवादी नहीं है, लेकिन कई सारे कह सकते हैं कि उपन्यासों में प्रेमचंद ने नैतिकता की बातें की हैं। वे आदर्शवाद को सामाजिक सच्चाई के साथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर मैं प्रेमचंद के कुछ उपन्यास बताऊं तो भैया प्रेमचंद के उपन्यास जैसे गोदान है। कौन सा उपन्यास है? गोदान, जिसमें उन्होंने किसान की समस्या को बताया है होरी के माध्यम से। होरी उसका मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। दूसरा प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। गबन में भी कह सकते हैं उन्होंने मध्यम वर्गीय जो जीवन है, मिडिल क्लास लाइफ जो, तो इसमें तमाम समस्याएं होती हैं, उसको बताया है। एक प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला। निर्मला उपन्यास में कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने बाल विवाह को बताया है, और महिलाओं की बाल विवाह जो कर दिया जाता है, कम उम्र में शादी की जाती है, बाल विवाह सती प्रथा को लेकर के। प्रेमचंद का एक उपन्यास है सेवा सदन। क्या है? प्रेमचंद का एक उपन्यास है भाई मेरे, क्या है? सेवा सदन। सेवा सदन में कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने स्त्री शिक्षा और नारी मुक्ति को लेकर के बात की है। एक खास तौर से प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक कुछ खास, और प्रेमचंद से रिलेटेड आपके उपन्यास पूछेगा तो ये बता देना, जैसे गोदान उपन्यास है, गबन उपन्यास है, निर्मला उपन्यास है, सेवा सदन उपन्यास है। तो खास तौर से दूसरे चैप्टर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। और जो मैं बता रहा हूं ऐसे आपको अच्छे से हेडिंग और पॉइंट बना करके पेपर में लिख करके आना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा? निर्मला उपन्यास है। और कह सकते भाई मेरे ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला उपन्यास, और इसमें हम लोग बात करेंगे निर्मला उपन्यास की बात करते। देखो निर्मला प्रेमचंद का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसमें प्रेमचंद जी ने स्त्री शोषण, क्या बात की गई इसमें? स्त्री शोषण को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, और पारिवारिक समस्याओं को लेकर के जैसे गंभीर प्रश्नों की प्रेमचंद बात करते हैं। यह उपन्यास 1925 में आया था। कब आया था भाई मेरे? निर्मला उपन्यास 1925 में आया है, और आज भी कह सकते हैं इतना ही प्रासंगिक उपन्यास है। निर्मला उपन्यास को प्रेमचंद ने लिखा है, और इसमें 1925 में इसका प्रकाशन किया गया था। और निर्मला उपन्यास कह सकते हैं किस विषय पर है? स्त्री जीवन की समस्या, बाल विवाह, पितृसत्ता और महिलाओं की समस्या को लेकर के कह सकते हैं निर्मला उपन्यास लिखा गया। अब निर्मला उपन्यास में है क्या, मैं बताता हूं। निर्मला उपन्यास जो निर्मला नाम की एक लड़की है, यह निर्मला नाम की एक महिला है, जिसके इर्द गिर्द, या कह सकते भैया मेरे जिसके आसपास पूरा उपन्यास घूम रहा है निर्मला उपन्यास। निर्मला एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। क्या है? निर्मला एक सुंदर है, सुशील है और पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी सगाई एक योग्य युवक से तय हो गई, यानी जो निर्मला की भैया शादी फिक्स हो गया है और उसके योग्य लड़का है, ठीक है। लेकिन पिता की मृत्यु के कारण निर्मला का रिश्ता टूट गया है। भैया निर्मला की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से कह सकते कि निर्मला के पिताजी की डेथ हो जाती है, और जिससे कह सकते निर्मला का रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि भाई शादी में जो सारा पैसा खर्च होता है उसके पिताजी खर्च करते, लेकिन निर्मला के पिता की कह सकते अचानक मृत्यु के कारण या अचानक डेथ होने के कारण कह सकते हो कि निर्मला जो है कि शादी कह सकते उस जो सुयोग्य लड़का था, जो अच्छा लड़का था निर्मला के लिए, जिससे उसे शादी होने वाली थी, शादी भाई निर्मला की टूट गई। समाज की कठोर परंपराओं और आर्थिक
समस्या के कारण, क्योंकि पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं, जिस कारण से निर्मला की शादी, उसकी शादी एक विधुर व्यक्ति से हो जाती, यानी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से। यानी निर्मला के पास पैसा नहीं है और निर्मला की शादी एक अयोग्य लड़के से, यानी जो विधुर था, यानी जिसकी पत्नी मर गई थी, और ऐसे अयोग्य लड़के से निर्मला की शादी कर दी जाती है, जिसका नाम है, जिस लड़के से निर्मला की शादी, उसका नाम है वकील टंडन बाबू। क्या है? निर्मला की शादी एक विधुर व्यक्ति से कर, विधुर मतलब यानी जिसकी पत्नी मर चुकी है भैया, उसको विधुर बोलते हैं, और जिसका पति मर चुका उसको विधवा बोलते हैं, ठीक है। तो एक विधुर व्यक्ति से निर्मला की शादी करवा दी, जिसका नाम है टंडन बाबू, जिसके पहले से ही 3 लड़के हैं। टंडन बाबू जिससे निर्मला की शादी करवाई गई है ना, उसके पहले ही उसके 3 बेटे हैं। विवाह के बाद टंडन बाबू को अपने सबसे बड़ा पुत्र, यानी कह सकते टंडन बाबू का जो सबसे बड़ा लड़का है वह सुधा, कभी कभी उसे सुधाकर कहा जाता है, और निर्मला के बीच हमेशा संदेह है। यह शक इतना बढ़ गया कि वो अपने बेटे को ही घर से निकाल देते हैं, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। संदेह, अविश्वास और सामाजिक बंधनों के कारण निर्मला अपने जीवन में बर्बादी की ओर बढ़ रही है। भाई टंडन बाबू को लगता कि निर्मला का संबंध उसके बड़े बेटे से चल रहा है, इस कारण से टंडन बाबू अपने बड़े लड़के को भी भाई मेरे घर से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा कह सकते भाई पूरा ये उपन्यास है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसमें निर्मला सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। उपन्यास की नायिका निर्मला है, जिसकी शादी जबरन एक अधेड़ व्यक्ति से, या कह सकते जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी मर गई थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति से निर्मला की शादी करवा दी गई है, जिसके 3 बच्चे पहले से हैं। तो निर्मला कह सकते हैं इस उपन्यास की मुख्य कैरेक्टर है। टंडन बाबू, टंडन बाबू कौन है? टंडन बाबू कह सकते हो भाई निर्मला का पति है, जो संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है, बड़ा शक्की व्यक्ति है, हमेशा सोचता रहता कि निर्मला का किसी से खास चक्कर है चल रहा है। वो अपने बेटे से भी सोचता कि इसका चक्कर कहीं मेरे बड़े बेटे सुधाकर या सुधा से ना चल रहा हो। तो निर्मला को हमेशा वो शक्की नजर से देखता है, निर्मला पर वो कभी विश्वास नहीं कर सकता है, और उसको लगता है कि निर्मला का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो सही नहीं है। इस कारण से निर्मला अपने जीवन में गड़ी घोर निराशा और टेंशन में रहती बेचारी। अगला इसका मुख्य पात्र है भैया सुधाकर, या कह सकते हैं इस उपन्यास में सुधा या सुधाकर है, टंडन बाबू का बड़ा बेटा है, जो निर्मला के प्रति सम्मान की नजर रखता है, लेकिन इसके पिता हमेशा इसको शक की नजर से देखता है। टंडन बाबू को लगता है कि भैया उसके बड़े बेटे सुधाकर का निर्मला के साथ संबंध चल रहा है, लेकिन जो सुधाकर या सुधा है, टंडन बाबू का बड़ा लड़का है, सुधाकर जो है इसमें एक मेन कैरेक्टर है, जो निर्मला को अच्छी नजर से देखता है, मां की नजर से देखता है, और बहुत ही सम्मान की नजर से किसको देखता है जी? निर्मला को देखता है। अगला है कैलाशी। कैलाशी एक चालाक और चालबाज महिला है, जो घर में फूट डालने का काम करती है। निर्मला को हमेशा कान भरती रहती है कैलाशी, निर्मला को हमेशा ऐसी बताती कि तू ऐसा करो वैसा करो, और कैलाशी क्या है? एक ऐसी महिला, बहुत चालबाज महिला है, जो निर्मला को भैया क्या करती है? हमेशा गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करती है, और निर्मला को हमेशा शक का जो संदेह निर्मला में वही डालती है। अगर हम निर्मला उपन्यास की बात करें तो निर्मला उपन्यास में बाल विवाह की समस्या को दिखाया गया है, कि निर्मला की शादी एक अधेड़ पुरुष या अधेड़ व्यक्ति से हो जाती है, जिससे निर्मला के जीवन में दुख और त्रासदी आ जाती है। इस उपन्यास का दूसरा मुख्य संदेश है कि स्त्रियों की समस्या को दिखाया गया, और पितृसत्ता। निर्मला जैसे पात्र प्रेमचंद के माध्यम से समाज की पीड़ा को दिखाते हैं, जहां पर महिलाओं की इच्छा को बिल्कुल ध्यान, भैया निर्मला नहीं चाहती थी उसका टंडन बाबू से शादी करवा दो, लेकिन यह समाज की सच्चाई है कि हमारे समाज में महिलाओं को ध्यान नहीं दिया जाता है। जबरदस्ती भाई मेरे निर्मला की शादी टंडन बाबू से करवा दी, जो अयोग्य लड़का है, और उसकी शादी पहले से हो चुकी, उसकी पत्नी मर गई, 3 बच्चे, उससे शादी करवा दिया। अविश्वास और संदेह से भरी कहानी है। इसमें टंडन बाबू हमेशा निर्मला को शक की नजर से देखते हैं, और पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसमें संदेह करते हैं। टंडन बाबू को हमेशा लगता है कि उसकी पत्नी का रिश्ता उसके बड़े पुत्र सुधा या सुधाकर से चल रहा। सामाजिक दबाव और आर्थिक असमानता को कहानी दिखा, इसमें निर्मला की गरीबी को दिखाया गया है, जिसके पिता की मृत्यु को हो जाने के कारण निर्मला की शादी अच्छे लड़के से नहीं हो पाई, और सामाजिक दबाव, किस प्रकार से निर्मला ना चाहते हुए भी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी कर जाती है। उपन्यास की अगर बात करूं तो उपन्यास में गंभीर समस्याओं को दिखाया गया। इस उपन्यास में
भावनात्मक गहराई भी इस उपन्यास में दिखाई देती है। प्रेमचंद जी इस उपन्यास के जरिए सामाजिक समस्याओं को दिखाने की बात करते हैं। सरल और कह सकते हैं एक आसान भाषा में एक लिखा गया ये उपन्यास है, जो कह सकते हो भाई मेरे जो ये निर्मला उपन्यास है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है निर्मला उपन्यास। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं, आपको निर्मला उपन्यास से कुछ भी पूछेगा तो यही बातें अच्छे से हेडिंग बना करके, पॉइंट बना करके अगर आप लिखेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने आपको इसमें चरित्र चित्रण भी बता दिया कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे निर्मला है, टंडन बाबू है, सुधा या सुधाकर है या कैलाशी है, इसके मुख्य पात्र हैं। और ये उपन्यास क्या संदेश देता है वो भी मैंने बताया कि बाल विवाह और स्त्री समस्या, अंधविश्वास, सामाजिक समस्या, इस प्रकार की और गरीबी जैसी समस्याओं को इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है भाई ये निर्मला उपन्यास। तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर भी निर्मला उपन्यास को लेकर के ही है। अगर मैं बात करूं उसमें भी जो चीजें हैं वो लगभग मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो निर्मला उपन्यास से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चौथा और पांचवा चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, उसमें जो है मैंने आपको पहले से बता दिया। चलिए अगला उपन्यास देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई मेरे 7 रहेगा। और चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा, अगर मैं बात करूं तो एक खास तौर से जैनेन्द्र कुमार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो है त्यागपत्र। त्यागपत्र में चरित्र चित्रण की भी बात करेंगे, संरचना शिल्प की भी बात करेंगे। और त्यागपत्र बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यागपत्र से रिलेटेड आएगा। और त्यागपत्र एक उपन्यास है। त्यागपत्र समझते हो भाई रिजाइन कर देना। जैसे हम लोग कोई नौकरी चाकरी करते हैं ना, तो अपनी नौकरी से जब हम रिजाइन कर देते हैं, नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, इसको इस्तीफा बोला जाता है, अंग्रेजी में रिजाइन बोलते हैं। तो वही है त्यागपत्र देना भाई, रिजाइन कर देना। तो रिजाइन क्यों कर दिया, किसने क्यों कर दिया है? क्योंकि इसमें एक लड़का है जिसकी बुआ है मृणाल। तो मृणाल को लेकर के वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से अंदर ही अंदर खुद को सोच रहा कि मेरे कारण से मेरी बुआ की दुर्दशा हो रही है, इसलिए वह जजी से जज बन गया है। ठीक है, तो जज बन जाता है जब लड़का, तब अपनी बुआ की दुर्दशा को देख करके उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो अपनी जजी की नौकरी से रिजाइन कर देता है। इसलिए उस उपन्यास का त्यागपत्र उपन्यास। पूरी स्टोरी अगर मैं सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, त्यागपत्र जो उपन्यास है, हिंदी साहित्य की महान लेखक जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। त्यागपत्र किसका उपन्यास है जी? जैनेन्द्र कुमार। नाम याद रखना, लेखक का नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया उपन्यास क्या है? त्यागपत्र है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में विशेष रूप से नारी स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद की खोज और आत्मसम्मान जैसे विषयों को दिखाया गया कि अपने आत्मसम्मान के लिए इसमें रिजाइन कर दिया जाता, त्यागपत्र दे दिया। और इसमें कह सकते हैं मृणाल एक कैरेक्टर है, इसकी मुख्य नायिका है, उसे के इर्द गिर्द कह सकते पूरा उपन्यास घूमता है। भाई मेरे जो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। और 1937 में, कब? 1937 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है। और ये उपन्यास जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है। कैसे उपन्यास है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है, जिसमें सामाजिक और महिला समस्या को दिखाया गया है। उपन्यास की अगर बात करूं तो स्त्री चेतना को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, नैतिकता को लेकर के उस उपन्यास में बात की गई है, जो ये त्यागपत्र उपन्यास है। त्यागपत्र जो उपन्यास है, इसकी नायिका मृणाल है। आप स्टोरी सुनना, त्यागपत्र में क्या है। इसकी नायिका मृणाल है, जो आत्मनिर्भर, शिक्षित और पढ़ी लिखी लड़की है। लेकिन जो मृणाल है, इसकी एक सहेली है। मृणाल उसके घर आती जाती थी। भाई मृणाल अपनी सहेली के घर आती जाती रहती। और उसकी सहेली का जो भाई है, उसके साथ मृणाल का प्रेम संबंध हो गया था। तो मृणाल की भाभी को जब पता चला कि मृणाल का जो प्रेम संबंध है उसकी सहेली की भाई से चल रहा है, तो जो मृणाल है उसको उसकी भाभी बहुत मारती है, पीटती है। और बाद में मृणाल की जो शादी है, एक कह सकते हो कि एक अयोग्य व्यक्ति से या एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मृणाल की शादी कर दी जाती है। क्या है? मृणाल की जो शादी है वो कह सकते कि एक अयोग्य व्यक्ति से या इस प्रकार के व्यक्ति से मृणाल की कह सकते भाई मेरे शादी कर दी जाती है, जो उसके योग्य नहीं है। मृणाल को कह सकते उसका पति बहुत टॉर्चर करता था, बहुत मारता था। ठीक है, अगर मैं मृणाल की बात करूं
ठीक है। बाद में जो मृणाल है वहीं उसके आसपास कह सकते एक महिला रहती थी, जिससे वो काफी, क्योंकि वो एक प्रकार से अगर आप देखोगे वो वैश्यावृत्ति में काम करती थी, तो उससे वो काफी प्रभावित है। तो मृणाल को वो अपने घर भी बुलाती है और रखती भी है, और बाद में जो कह सकते कि मृणाल अपने पति का घर छोड़ करके वहीं एक किसी और रहते उनके यहाँ घर जाकर के रहने लग जाती है। मृणाल को बच्ची भी जन्म देती है, बाद में मृणाल अपनी बच्ची उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। और मृणाल कह सकते हो कि एक घर में जाकर के चूल्हा चौका बर्तन का काम करने लग जाती है। मृणाल का भतीजा है, अगर बात करोगे तो मृणाल का जो भतीजा है वो काफी अच्छी नौकरी चाकरी करता है, और एक बार उसके भतीजे की शादी होती है, तो जिस घर में मृणाल की भतीजे की शादी होने वाली है और रिश्ता लेकर के गए, पता चला कि जो नौकरानी है उनके यहाँ मृणाल जो है वो तो भतीजा जो है उसी इसकी बुआ है, और बाद में कह सकते हैं उसकी भतीजे की शादी भी टूट जाती है मृणाल की वजह से, तो मृणाल को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो कह सकते हैं इस प्रकार से जो मृणाल है, अगर बात करूं तो कह सकते हैं जगह जगह पर घूमती रहती, कहीं पर टिकती नहीं, कहीं पर एक जगह रुकती नहीं। अगर हम मृणाल की बात करोगे तो मृणाल के इर्द गिर्द ही कह सकते हैं कि जो त्यागपत्र उपन्यास है वो पूरा घूमता रहता है। और बाद में कह सकते हो कि जो इसमें मनोज नाम जो इसका भतीजा है, वो बाद में अपनी बुआ मृणाल के लिए कुछ कर नहीं पाता है अपने जीवन में, इसलिए परेशान होकर के अपनी जज की नौकरी से रिजाइन कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, इसलिए इस उपन्यास का नाम त्याग पत्र रखा गया, ठीक है। और कह सकते हो कि मृणाल को के इर्द गिर्द ही कह सकते हैं पूरा उपन्यास घूमता है। अगर उपन्यास की बात करें, अगर मैं पूरे उपन्यास को अगर आप देखेंगे, उसका भाई एक प्रौढ़ व्यक्ति से उसका शादी कर दी जाती है ना मृणाल की ना, अगर आप देखेंगे ना तो मृणाल की शादी बिना उसके मर्जी से बिचारी से कर दी गई है, ठीक है। और बाद में उसका जो भतीजा है प्रमोद, वो अपनी जज की नौकरी से क्या कर देता भैया, रिजाइन कर देता है। देखो जैसे मैंने आपको इसका मैंने आपको बताया ना कि उपन्यास का प्रारंभ मृणाल के से होता है। मृणाल अपने स्कूल में जाती है और मृणाल बहुत शरारती लड़की है, उसकी सहेली एक शीला है, शीला के भाई के साथ कह सकते हैं मृणाल का संबंध है। मृणाल जो शीला के भाई के साथ प्रेम संबंध है, और मृणाल की जब भाभी को पता चलता है तो भाभी उसकी बहुत मारती है, और मृणाल की जो शादी है वो कह सकते एक अयोग्य व्यक्ति, जो उसके योग्य नहीं अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उसके साथ कह सकते मृणाल की शादी करवा दी जाती है, ठीक है। मृणाल की ये लोग क्या करवा देते भाई मेरे, जबरदस्ती उस लड़की की इन लोगों ने क्या करवा दी भाई मेरे, शादी करवा दी, जिस कारण से कह सकते हो कि मृणाल को बहुत मारता है, पीटता है, इस प्रकार से वो बहुत सारे काम करता है। खासतौर से मृणाल का जो जिससे इसकी शादी करवा दी गई लड़की ना, उसको मारना पीटना इस प्रकार का वो सारा काम करता है। इस कारण से मृणाल उसका घर छोड़ करके बाद में जाकर के कोयला वाला है उसके वहां पर रहने लग जाती है, कुछ दिन उसके वहां रहती है, फिर बाद में कोयले वाला का घर छोड़ करके कहीं और जा करके रहने लग जाती है, चूल्हा चौका बर्तन का भी काम करती है, ठीक है। और बाद में इसका जो भतीजा, जो कह सकते हो कि इसका जो भतीजा है वो अपना रिश्ता लेकर के एक घर में लेकर के जाता है जो प्रमोद है, और बाद में पता चला कि भाई ये प्रमोद की तो बुआ है जिस घर से रिश्ता लेकर के आए हो, इसलिए मृणाल को नौकरी से निकाल देते हैं। और मृणाल का जो भतीजा प्रमोद, वो अपनी बुआ को बार बार कहता है कि घर चलो घर चलो, लेकिन वो हमेशा कहती कि प्रमोद तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी माँ का घर है, यानी उसकी भाभी का घर है, और भाभी और कह सकते हैं इसकी मृणाल की अपनी भाभी से बनती नहीं है, इसलिए वो घर नहीं जाती हैं। बाद में कह सकते कि जो प्रमोद है आगे चल करके बड़ा जज बन जाता है, और एक दिन जब प्रमोद को पता चला कि उसकी बुआ का देहांत हो गया है, तो प्रमोद के मन में बहुत पश्चाताप है। इस पश्चाताप के कारण जो प्रमोद है वो कह सकते हैं कि अपनी जज की नौकरी से त्याग पत्र दे देता है। यहीं पर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस उपन्यास में समाज में चिंता, पात्रों के जीवन और इन सबको दिखाया गया है। तो जो प्रमोद, जो मृणाल का भतीजा जो जज की नौकरी से रिजाइन कर देता है, इसलिए इस उपन्यास का नाम ही त्यागपत्र रख दिया गया है भाई मेरे, समझ रहे हो। इसलिए और पूरा जो उपन्यास है मृणाल के इर्द गिर्द घूमता है। मृणाल कह सकते कि उसने बहुत अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं, ठीक है, और हमेशा बेचारी दुखी ही रही है। उसके जीवन में तमाम समस्या, उसने 2 बार बच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन उसकी लड़की की डेथ हो जाती है, उसकी लड़की मर जाती है। तो पूरा उपन्यास इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इसमें हम चरित्र चित्रण की बात करें तो इसमें चरित्र मृणाल का चरित्र है, कैरेक्टर है। दूसरा इसमें प्रमोद है जो अपनी बुआ को ले जाना चाहता है,
मृणाल का जो पति है वो उसको बहुत परेशान करता है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मृणाल की शादी कर दी गई है, ठीक है। तो एक खास तौर से इसमें मृणाल, प्रमोद, उसकी कह सकते हैं उसकी जो भाभी है जो मृणाल को हमेशा मारती है पीटती है, मृणाल की शादी भी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई है, वो बहुत परेशान करता है, उसकी माली हालत बहुत खराब है, स्थिति उसकी बहुत खराब है। तो कुछ मेन कैरेक्टर हैं। तो त्याग पत्र जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट उपन्यास है और जरूर कह सकता हूं भाई त्याग पत्र को लेकर के आपके एग्जाम में जरूर पूछन। अब त्याग पत्र उपन्यास की मैं कुछ विशेषता बता देता हूं। त्याग पत्र उपन्यास नारी स्वतंत्रता की बात करता है। मृणाल एक ऐसी स्त्री है जो अपने अस्तित्व की तलाश करती है और पति के अधीनता को यानी गुलामी को स्वीकार नहीं करती है और अपने जीवन को स्वतंत्र रखने के लिए हमेशा घूमती रहती है। तो नारी स्वतंत्रता की बात ये उपन्यास करता है। आत्मसम्मान, मृणाल समझौते के नाम पर किसी से भी अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं देती है और वह त्याग कर देती है और कभी भी मृणाल ने अपने जीवन में समझौता नहीं किया। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उपन्यास में मानसिक द्वंद्व और भावनात्मक उलझनों को बताया गया है। अगर उपन्यास की बात करें, पुरुष बनाम स्त्री का उपन्यास में पुरुषों के दृष्टिकोण से सामाजिक ढांचे की आलोचना की गई है और महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व को इस उपन्यास में दिखाया गया। अगर मैं इस उपन्यास की बात करूं तो पूरा ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, महिला समस्या का उपन्यास है और एक स्त्री के इर्द गिर्द यानी मृणाल नाम जो की स्त्री है उसे के इर्द गिर्द यह पूरा उपन्यास घूमता है। तो उपन्यास क्या है भाई, कहते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास इसको इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें प्रमोद जिस प्रकार से अपनी बुआ को लेकर के अपने अंदर मन ही सोचता कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, बाद में जज की नौकरी से रिजाइन दे देता है और मृणाल जिस प्रकार से हमेशा अपनी स्वतंत्रता को सोचती है, नारियों को लेकर के महिलाओं की समस्या को इस उपन्यास में दिखाया गया है। स्त्री प्रधान उपन्यास है। तो त्याग पत्र एक जो उपन्यास है बहुत ही भाई मेरे महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। अगला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, उसमें जो है वो मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा अगला चैप्टर की अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, त्याग पत्र उपन्यास के कौन कौन से। देखो मृणाल इसकी मेन कैरेक्टर है और दूसरा प्रमोद है, ठीक है। मृणाल एक प्रकार से कह सकते साहसी लड़की है, जीवन में उसने भाई मेरे बहुत दुख हुए। मृणाल की अगर मैं बात करूं, मृणाल जो है एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति से उसकी शादी कर दी जाती है, फिर भी उस अपनी दुख को सहती रहती है। मृणाल ने कभी भी कह सकते अपने जीवन में भाई एक प्रकार से संघर्ष किया है, कभी उसने समझौता नहीं किया। उसकी उसने बच्ची को भी जन्म दिया, बिटिया उसकी लड़की मर जाती है और बाद में उसको जिस अस्पताल में उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया है वो ईसाई अस्पताल है। वो लोग उसको धर्म परिवर्तन की बात करते हैं फिर भी वो नहीं करती और कभी भी उसने अपने जीवन में कह सकते एक प्रकार से समझौता नहीं किया मृणाल। प्रमोद जो है वो अपनी बुआ के लिए हमेशा भावुक रहता है और अपनी बुआ को हमेशा घर ले जाने की बात करता है, लेकिन मृणाल जो प्रमोद की बुआ कभी भी घर नहीं जाती है और बाद में जब प्रमोद की बुआ की डेथ हो जाती है तो प्रमोद इससे बहुत दुखी है और उसको लगता है कि मैं अपने बुआ के लिए जीवन में कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जो कह सकते जो प्रमोद है वो कह सकते हो कि इससे बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो कह सकते भाई मेरे जज की नौकरी से प्रमोद क्या है जज की नौकरी से या जजी से क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है, ठीक है। अगर त्यागपत्र उपन्यास के और कुछ पात्रों की बात करें तो इसमें जैसे प्रमोद के पिता जो हैं वो इस उपन्यास में आते नहीं है और ना उसकी मां आती है, लेकिन कह सकती है कि वो मृणाल को लेकर के बहुत क्रूर हैं, मृणाल को मारते पीटते हैं और एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी। शीला जो है जो मृणाल की सहेली है और उसका भाई जो है मृणाल के साथ जो उसका संबंध है। मृणाल का पति है जो उसको बहुत परेशान करता, मारता पीटता, उसकी हालत बहुत खराब है, माली हालत, ठीक है। और इसमें कोयले वाला जिसके घर जाकर के मृणाल रहने लग जाती है, कोयले वाले से भी मृणाल को एक बच्ची को जन्म देती है, बाद में कोयले वाला भी मृणाल को अपने घर से निकाल देता है। तो खास तौर से कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ पात्र हैं, इनसे भी रिलेटेड मैं जरूर कह सकता हूं कि एग्जाम में आपसे भाई मेरे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 10 क्या रहेगा, मानस का हंस, ठीक है। यह भी एक उपन्यास है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। तो मानस के हंस से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो मानस का जो हंस है इसको हम लोग जरूर पढ़ते हैं, इस उपन्यास का सार पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको उपन्यास के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिएगा मानस का हंस मध्यकालीन हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसके कारण से बहुत स्पष्ट है कि इस युग में कबीर, जायसी, तुलसीदास, नानक, मीराबाई जैसे बड़े कवि हुए हैं। इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास का स्थान बहुत बड़ा है।
उन्हीं के जीवन के आधार बना करके, यानी कह सकते तुलसीदास के जीवन को आधार बना करके एक अमृतलाल नागर, क्या नाम है, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन को आधार बना करके एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मानस का हंस। शीर्षक से उपन्यास लिखा है। उपन्यास में अमुख में अमृतलाल नागर कहते हैं कि यो कहने से तो रघुबर दास, बेणी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय, संत तुलसी साहब 5 जीवन चरित हैं, किंतु विद्वानों के अनुसार अगर बात करूं तो प्रमाणिक नहीं है। पर मानस के हंस इस अर्थ में एक विशिष्ट उपन्यास है क्योंकि इसमें तुलसीदास की रचनाओं, भाई मानस के हंस जो उपन्यास है उसमें तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में और उनको एक बड़े कवि के रूप में कह सकते हैं यहां पर दिखाया गया है या बताया गया मानस के हंस में। वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि आख्यान और जनश्रुतियों के आधार पर के इस उपन्यास को लिखा गया है। अज्ञात की रचना आसान है पर कल्पना के आधार पर इस उपन्यास में पूरी छूट है। ज्ञात और लोकप्रिय पुनर्रचना बहुत मुश्किल है, यह कल्पना को तय करता है। अमृतलाल नागर को ज्ञात और लोकप्रिय रचना लिखने में महारत है, यानी कह सकते हैं अमृतलाल नागर ने, और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं गोस्वामी तुलसीदास, उन्हीं को आधार बना करके उन्होंने मानस के हंस उपन्यास लिखा है। उपन्यास में किसी भी प्रकार से तुलसीदास का महिमा मंडन नहीं किया है, बल्कि तुलसीदास को एक सामान्य मनुष्य के रूप में बताया। यानी मानस के हंस जो उपन्यास है उसमें कह सकते भाई मेरे अमृतलाल नागर ने तुलसीदास का महिमा मंडन नहीं किया है, बल्कि कह सकते कि तुलसीदास को एक सामान्य मनुष्य के रूप में बताया गया है। ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, दुख सुख लालच वासनाओं के साथ साथ सदाचार और परोपकार जैसा जीवन जीता है। अपने सामाजिक अंतर्द्वंद में महान आदर्शों और सिद्धांतों का निर्वाह करने वाला एक काल्पनिक पात्र नहीं है। यानी तुलसीदास के संघर्षों को लेकर के, सुख दुख को लेकर के, लालच को लेकर के, और तुलसीदास में भी वासना है, सदाचार और तुलसीदास के परोपकार को लेकर के ये लिखा गया महान उपन्यास है मानस के हंस। उपन्यास की रचना जो है या कथा जो है तुलसीदास के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों में है। कभी राम, कभी बेदी माधव और कभी बाल सखा राजा भगवत के बात की गई। उपन्यास की जो कथा है वह सीमित है, परंतु उपन्यास बहुत कह सकते विस्तार से लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं मानस के अंश उपन्यास की बात करूं तो इस कहानी को घटनाक्रम के रूप में लिखा गया है, कथा को भी घटनाक्रम के रूप में विवरण है। और उपन्यास में अमृतलाल नागर ने मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन की पूरी कहानी के बारे में लिखा है। अनेक स्थानों पर वह तुलसीदास के साहित्य का उदाहरण लेकर के इस उपन्यास को लिखा है कि तुलसीदास का परिवेश कैसा है और तुलसीदास की परिस्थितियां कैसे हैं। उपन्यास को जीवता यानी यथार्थवादी उपन्यास बनाने का प्रयास किया गया। अमृतलाल नागर ने मानस के हंस उपन्यास में अपने परिवेश और पात्रों को जीवंत करने की बात की है। उपन्यास में मानस के हंस में कथा को शुरू करने से अंत और मध्य तक बांटा गया है। हर भाग में सौंदर्य और विशेषता का महत्व है। मानस के हंस की जो कथा है वो तुलसीदास के कठोर और कष्टकारी बचपन से लेकर के युवा तुलसीदास के प्रेम संबंधों और शिक्षा तक की बात करती है। कहानी के माध्यम से तुलसीदास एक कथावाचक बनते हैं और अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं और हमेशा राम की बात करते हैं। तुलसीदास के भीतर कभी भी प्रौढ़ नहीं होते हैं। कथा में तुलसीदास गृहस्थ जीवन भी जीते हैं और तुलसीदास जी ने राम के ऊपर रामचरितमानस की रचना की है जिसमें उन्होंने भगवान राम को लेकर के सारी बातें लिखी हैं। यहाँ तुलसीदास के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्रों की बात भी की गई है और पूरा जो उपन्यास है मानस के हंस वो कह सकते हो कि गोस्वामी तुलसीदास की बचपन से लेकर के जब उनकी डेथ हो जाती है तब तक ये पूरी बात कौन करता भाई मेरे, ये उपन्यास करता है। तो यानी मानस के हंस जो उपन्यास है ये तुलसीदास को लेकर के लिखा गया अमृतलाल नागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है मानस के हंस। ठीक है, अगर मैं मानस के हंस उपन्यास की बात करूं कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो भाई मानस का हंस जो है उपन्यास है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और यह एक ऐतिहासिक और दार्शनिक उपन्यास है जो कह सकते कि गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है और इसमें तुलसीदास को
तुलसीदास के जीवन की समस्याओं को और तुलसीदास को एक सामान्य मनुष्य या सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। तुलसीदास की बात करें तो मानस का हंस उपन्यास किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने। कब लिखा गया? 1970 में लिखा गया है मानस का हंस उपन्यास। कब? 1970 में। यह ऐतिहासिक, दार्शनिक और कथात्मक उपन्यास है और यह तुलसीदास के जीवन पर और तुलसीदास के विचारों पर लिखा गया उपन्यास है। मानस का हंस, मानस के हंस में अगर बात करूं तो तुलसीदास इसमें मेन कैरेक्टर हैं। कौन कौन से चरित्र हैं? एक तो तुलसीदास हैं, उपन्यास के नायक तुलसीदास हैं जो संत हैं और कह सकते हो कि रामचरितमानस के रचयिता और भगवान राम के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके जैसा पुत्र नहीं, उनके जैसा भाई नहीं है, ये सारी बातें तुलसीदास ने की है। इसमें उपन्यास में दूसरा चरित्र है, पात्र है रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी है, जिनके एक वाक्य से तुलसीदास का जीवन, भाई अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर के तुलसीदास पूरे बावरे हैं, बावला हैं, लेकिन और अपनी पत्नी को मिलने जाते हैं और बहुत बारिश वारिश होती रहती है और बहुत आंधी तूफान आता है, फिर भी तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने गए हैं तो तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास को ताना मार देती है रत्नावली, कि कहती है कि जितना प्रेम तुम मेरे से करते, अगर इससे आधा भी प्रेम अगर तुमने प्रभु से किया होता, भगवान से किया तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। इसके बाद तुलसीदास भगवान राम को लेकर के तमाम वो चीजें करते हैं और इससे तुलसीदास का जीवन बदल जाता है रत्नावली के एक वाक्य से। रामानंद, रामानंद की भी इसमें बात की जो तुलसीदास के गुरु हैं और इसमें कह सकते हैं ब्राह्मण समाज और पुरोहित वर्ग की बात, तुलसीदास के विचारों का विरोध करने वाले पात्र जो ब्राह्मण और पुरोहित समाज है। अगर मैं मानस के हंस उपन्यास की बात करूं तो यह धार्मिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? धार्मिक और सामाजिक संघर्ष को बताता है। तुलसीदास के माध्यम से इसमें भक्ति की बात की गई है और रामचरितमानस को लेकर के समाज में विरोधाभास है। उपन्यास में संघर्षों की बात की गई है। व्यक्तित्व का विकास, इस उपन्यास में तुलसीदास का व्यक्तित्व बताया गया है कि तुलसीदास एक महान संत कैसे बनते हैं, तो व्यक्तित्ववादी उपन्यास है। भक्ति और साहित्य का समन्वय है। यह उपन्यास यह दिखाता कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति को लेकर के साहित्य रामचरितमानस कैसे लिखा जाता है, तो कह सकते एक भक्ति और साहित्य का उपन्यास है मानस का हंस। और स्त्री का योगदान भी रत्नावली का प्रसिद्ध वाक्य है, लाज ना आई आपको तनिक हाड़ मांस के पिंजड़े में, तुलसीदास के जीवन की दिशा बदल जाती है। यह स्त्री के यानी रत्नावली तुलसीदास को जो ताना मारती है कि जो हाड़ मांस लेकर के जो तुम मेरे पास आ रहे हो, इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम भैया अगर तुमने भगवान से किया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, तुम्हारा बैकुंठ हो जाता। तो इसको लेकर के रत्नावली जो है स्त्री का योगदान भी इसमें कह सकते हैं। उपन्यास में अगर आप बात करोगे मानस के हंस जो है ऐतिहासिक और दार्शनिक उपन्यास है। भाषा इसमें बहुत अच्छी है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य से जुड़ा हुआ उपन्यास है और पूरा उपन्यास कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। तो मानस के हंस से भी कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% बनेगा और अगला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, तो मैं कह सकता हूं कि जरूर इससे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है। मृगनयनी उपन्यास है, ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और मृगनयनी को लेकर के भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मृगनयनी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, उसकी बात करें। देखो मृगनयनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी इतिहास को लेकर के लिखा गया एक उपन्यास है जिसमें इतिहास की बात की गई है, मुस्लिम शासकों की बात की गई है, ठीक है, या युद्ध की बात की गई है इस उपन्यास में। तो मृगनयनी जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास को बृंदन लाल वर्मा ने लिखा है। यह कहानी 15वीं-16वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा, कह सकते हैं राजा हैं, यह जो मृगनयनी उपन्यास है यह 15वीं-16वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी जिसका नाम गिन्नी है उसके प्रेम कहानी है। यानी मृगनयनी जो उपन्यास है यह 15वीं-16वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी जिनका असली नाम चिन्नी था उनकी कहानी है। अगर मैं मृगनयनी उपन्यास की बात करूं तो मृगनयनी जो उपन्यास है, मृगनयनी गुर्जर समुदाय की एक साधारण गांव की महिला है जिसे जंगल में तीर कमान और शिकार को लेकर करने का डर था। यानी मृगनयनी क्या है, गुर्जर समाज की एक महिला है और जो जंगल में तीर कमान लेकर के जानवरों का शिकार करती है
और एक कह सकते हैं निडर और साहसी लड़की है मृगनयनी। राजा मान सिंह उसकी बहादुरी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, उनको प्रेम हो जाता है। यानी मृगनयनी की बहादुरी और मृगनयनी की सुंदरता पर राजा मान सिंह को मृगनयनी से प्रेम हो जाता है, जिससे वह उसे अपना जीवन संगी बनाना चाहते हैं। और बाद में कह सकते हैं कि विवाह के बाद मृगनयनी जो है राजा से 3 शर्तें रखती हैं। गांव का पानी पीना, युद्ध में राजा के साथ रहना और ग्वालियर की अन्य रानियों से अलग रहना। राजा को यह स्वीकार, मृगनयनी जब ग्वालियर के राजा जो मान सिंह हैं, जब वो कहते हैं कि भाई मृगनयनी से शादी करना चाहते हैं, तो मृगनयनी ने राजा मान सिंह से शादी करने के लिए 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें कौन कौन सी? गांव का पानी पिएंगे राजा, युद्ध में राजा हमेशा के साथ मृगनयनी रहेगी जब भी युद्ध लड़ाई होगी, और ग्वालियर की जो अन्य रानियां हैं उनसे राजा मान सिंह दूरी बना करके रखेंगे। ये मृगनयनी ने क्या रखा था? शर्त रखी थी, और शर्त को राजा मान सिंह ने मान लिया था। और बाद में राजा मान सिंह की और मृगनयनी की शादी हो जाती है। तो राजा मान सिंह और मृगनयनी के प्रेम संबंधों पर लिखा गया ये उपन्यास है, जो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें ऐतिहासिक और साहित्य को लिखा गया। उपन्यास के जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, ज्यादातर इतिहास पर आधारित है। राजा मान सिंह, सिकंदर लोदी और संगीतकार बैजू बावरा का इसमें बहुत बड़ा जिक्र किया। बैजू बावरा भी इसमें आते जो संगीतकार हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे, अगर इस उपन्यास की बात करें तो वृंदन लाल वर्मा जो हिंदी के ऐसे उपन्यास हैं में से जिन्होंने बुंदेलखंड की इस इतिहास को लिखने का काम किया है। मृगनयनी का आलोचनात्मक रूप यह है कि इसे साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। भाई मृगनयनी उपन्यास को, अगर मैं मृगनयनी उपन्यास की बात करूं तो मृगनयनी इस उपन्यास की नायिका है, जो राई गांव की एक निडर साहसी लड़की है, जो गुज्जर समुदाय की रहती है और जंगल में है, शिकार करती थी। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर में वीर और उदारता का शासक है, प्रतिभाशाली और संगीत का प्रेमी है। बैजू बावरा के संगीत का प्रेमी कौन है? ग्वालियर के राजा भैया मान सिंह है। बैजू बावरा कौन है? बैजू बावरा कह सकते हो भाई मेरे कि राजा मान सिंह के दरबार में संगीतकार हैं। इसमें सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन खिलजी, अन्य जैसे शासकों का भी जिक्र इसमें किया गया। मृगनयनी जो उपन्यास है ये संघर्ष का बताया गया, जिसमें शांतिपूर्ण की भी बात की गई है। ग्रामीण और शहरी जीवन को कह सकते हैं मृगनयनी उपन्यास में दिखाया गया है। गांव की सरलता और से लेकर के शाही जीवन तक दिखाया गया। संगीत और भव्यता का एक कह सकते हैं मृगनयनी उपन्यास में मिलता है। मृगनयनी जो उपन्यास है पहली बार 20वीं शताब्दी में उपलब्ध लिखा गया। 2018 में कह सकते हैं इसको पुरस्कार भी मृगनयनी उपन्यास को दिया गया। मृगनयनी अगर उपन्यास की बात करूं तो इसमें जो मृगनयनी है ग्रामीण जीवन का स्वभाव है। मृगनयनी शाही सौंदर्य भी है, मृगनयनी में कला प्रेमी है और दोनों ही परिपूर्ण है। ऐतिहासिकता, वर्मा जी ने कह सकते कि ये जो मृगनयनी उपन्यास लिखा है ये इतिहास का मिश्रण इस उपन्यास में किया है। बुंदेलखंड के रीति रिवाज, संगीत और सामाजिक जीवन और युद्ध का सजीव चित्रण कह सकते कि मृगनयनी उपन्यास में किया गया। तो मृगनयनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और मृगनयनी उपन्यास को लेकर के भाई मेरे मैं जरूर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। याद रखिएगा कि भाई मृगनयनी उपन्यास से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और अगला चैप्टर भी लगभग इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला उपन्यास देखते हैं। देखिएगा अगर अगला चैप्टर देखे भाई 13वां क्या रहेगा? मृगनयनी का चरित्र। देखो मृगनयनी जो है वो सुंदर और बहुत ही सुंदर महिला है। मृगनयनी कह सकते हैं बहुत ही साहसी महिला है, जंगल में भैया शिकार करती है। मृगनयनी में आत्मसम्मान भी है, जिसने उसने राजा के सामने कह सकते हैं 3 शर्तें रखी हैं। मृगनयनी न्याय प्रिय और उदार महिला है और मृगनयनी कह सकते हैं साहसी महिला है। दूसरा राजा मान सिंह तोमर क्या है? मान सिंह तोमर शासन प्रिय राजा हैं, क्षमाशील राजा हैं और एक प्रेम के निशानी भी राजा मान सिंह है। इसमें अगर आप देखोगे तो खास तौर से जो इसमें जिक्र किया गया है, अगर आप देखोगे तो जैसे लखी और अटल का जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया है। साहसी हैं, स्वाभिमानी हैं और प्रेम के प्रतीक के रूप में लखी और अटल का जिक्र किया। तो मृगनयनी का चरित्र चित्रण आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और मृगनयनी को लेकर के अगर कुछ भी पूछेगा, राजा मान सिंह तोमर को लेकर के कुछ भी पूछेगा, तो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं यही चीजें आपको एग्जाम में लिख करके भी आना। देखेगा
अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा, मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। तो आपका बंटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है और इस उपन्यास से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास होगा और इस उपन्यास से भी कह सकते भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, या कह सकता हूं कि ज्यादातर आने की संभावना रहेगी कि आपका बंटी उपन्यास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा और इससे क्वेश्चन आएगा। देखो अगर बात कहूं, आपका बंटी जो उपन्यास है ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक सामाजिक और मानसिक उपन्यास है। सामाजिक समस्याओं को और मानसिक समस्याओं को इस उपन्यास में दिखाया गया। यह उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ। मन्नू भंडारी का जो आपका बंटी उपन्यास है यह 1971 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी साहित्य में नारियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, नारी विमर्श को लेकर के और विवाह और तलाक को लेकर के और बाल मनोविज्ञान को लेकर के लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी। आपका बंटी अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो आपका बंटी की कहानी एक तलाकशुदा दंपत्ति, यानी जैसे दो लोग शादी हो जाती भैया जब तलाक हो जाता तो एक तलाकशुदा दंपत्ति शेखर और बंटी है, बंटी की मां। यानी आपका बंटी जो उपन्यास है ना इसमें एक तलाकशुदा जोड़ा है जिसमें पति का नाम शेखर है और पत्नी का नाम शोभा है और इन दोनों को एक बेटा जिसका नाम है बंटी। बंटी की मां को शोभा कहा जाता है और उनके नन्हे बेटी बंटी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। यानी कह सकते हैं एक तलाकशुदा जोड़ा है शेखर और शोभा, उनका एक नन्हा सा बेटा है, बेटे बंटी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। आपका बंटी जो उपन्यास है, बंटी एक संवेदनशील बच्चा है और अपने माता पिता के तलाक के बाद उसके जीवन में क्या समस्याएं थी और उसको किस प्रकार से मानसिक समस्या होती है। बंटी के माँ बाप जब तलाक ले लेते, बंटी के माँ बाप कौन है, शेखर और शोभा, और शेखर और शोभा जब आपस में तलाक ले लेते हैं तो इससे उनके बेटे बंटी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई माँ बाप का तलाक हो जाता है तो बच्चे बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई प्रकार की बच्चों की समस्याएं आती हैं। तो उस समस्या को कह सकते हैं इस उपन्यास में दिखाया गया है। माता पिता के झगड़े, भाई माता पिता जो है बंटी के माता पिता शेखर और शोभा लड़ते थे तो माता पिता के झगड़े, अहंकार और दोनों दूर रहते हैं। इससे बच्चों की जो पीड़ा है उसको कह सकते कि मन्नू भंडारी जी ने आपका बंटी उपन्यास में बहुत ही मार्मिक ढंग से, या कह सकते भाई मेरे बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। बंटी कभी अपनी मां के पास रहता, कभी अपने पिता के पास, लेकिन उसे कभी भी संपूर्ण अपनापन और अस्थायित्व तो नहीं मिला। यानी बंटी कभी मां के पास रहता, कभी पिता के पास रहता है, क्योंकि बंटी के जो माता पिता उनमें तलाक हो गया है, बंटी की मां अलग रहती है और बंटी के पिता अलग रहते हैं। तो किस प्रकार से तलाक हो जाने के बाद, मां बाप के तलाक हो जाने के बाद एक बच्चे पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को कह सकते हैं कहानी पारिवारिक अलगाव को दिखा रही है कि परिवार में किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा मां बाप में होता है और मां बाप जब अलग हो जाते हैं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बंटी नाम का जो बच्चा है वो कितना एक प्रकार से डिस्टर्ब हो गया है भाई मेरे, मां बाप का तलाक हो गया है। धीरे धीरे बंटी असुरक्षा, क्रोध और उसमें गुस्सा है। बंटी कभी गुस्सा हो जाता है, कभी उदास हो जाता है और इस प्रकार से उसके मन में, बंटी के मन में भाई मेरे बहुत प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है। तो ये पूरा उपन्यास भाई मेरे बंटी उपन्यास है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र, अगर मैं पात्रों की बात करूं तो इसमें मुख्य पात्र बंटी है। पूरा उपन्यास बंटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस उपन्यास में उसके माता पिता का तलाक हो गया है जिस कारण से बंटी पर कई प्रकार की समस्याएं आती है और बंटी को इसको बड़ा आघात लगता है कि माँ बाप के तलाक होने से, और इससे बंटी के जीवन में तमाम समस्याएं हैं। वो कभी मम्मी के पास रहता है अपनी, कभी पापा के पास रहता है। तो दूसरा शेखर बंटी का पिता है और शेखर स्वभाव से बड़ा घमंडी और बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, बंटी का जो पिता है, और हमेशा व्यवसायिक सोच वाला व्यक्ति, व्यापारी और हमेशा अपने व्यापार के बारे में सोचता है और अपनी पत्नी शोभा पर कभी ध्यान नहीं देता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, इस वजह से तलाक हो गया। शोभा क्या है, बंटी की मां का नाम शोभा है, बड़ी स्वाभिमानी महिला है, स्वतंत्र विचारों वाली महिला, लेकिन बहुत ही भावुक महिला है और बंटी को लेकर के कह सकते उसके मन में बहुत भाव है। शेखर की दूसरी भी शादी हो गई भाई। बंटी के जीवन में अनेक कठिनाई लाती है। जब शेखर अपनी दूसरी शादी कर लेता है,
शोभा को छोड़ करके बंटी के माँ को, तो उसकी जब दूसरी पत्नी आती है जिससे बंटी के जीवन में तमाम समस्याएं आती है, क्योंकि उसके जो सौतेली माँ है उसको भाई मेरे बहुत परेशान करती है। अगर मैं बंटी उपन्यास की बात करूं, बंटी उपन्यास की विशेषता और विषय क्या है, बंटी उपन्यास में तलाक और तलाक के बाद बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताया गया है। असुरक्षित बाल मन, किस प्रकार से बंटी अपनी माता पिता के बारे में जो सोचता है और उसको बड़ी चिंता है, बड़ा टेंशन है, वो भी दिखाया गया है। नारी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को, शोभा के जरिए एक स्वतंत्र महिला और आत्मसम्मान को लेकर के दिखाया गया। पुरुष प्रधान किस प्रकार से आज हमारे समाज में महिला पुरुषों की किस प्रकार से स्थिति है कि तलाक हो जाने के बाद उसका प्रभाव समाज पर और बच्चों पर पड़ता है, इसको दिखाया गया। संवेदनहीनता को बताया गया कि बंटी के माता पिता अलग हो जाते हैं लेकिन बंटी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो दोनों अपने बारे में सोचते हैं। और बंटी की मां में ममता का भाव यहां पर जरूर दिखाया गया है। शोभा शैलिक बात, मन्नू भंडारी ने जो बंटी उपन्यास लिखा है बहुत ही सहज और संवेदनशील भाषा में लिखा है। मानसिक भावनाओं को यहां पर मन्नू भंडारी ने दिखाया है। उपन्यास में बंटी के आंतरिक विचारों को बताया कि बंटी किस प्रकार से उसको दुख है, पीड़ा, दर्द है जब बंटी के मां बाप का भाई मेरे तलाक हो जाता है। उपन्यास का महत्व है, यह उपन्यास हिंदी साहित्य में नारी क्रांति की बात करता है। बंटी के जरिए बाल मनोविज्ञान को दिखाया गया। बंटी माँ बाप के कह सकते भाई तलाक के बाद बंटी पर क्या प्रभाव पड़ा। 20वीं शताब्दी का कह सकते भाई मेरे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मन्नू भंडारी का बंटी उपन्यास है। बंटी जो उपन्यास है 1971 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपका बंटी कह सकते बहुत ही मार्मिक, यथार्थवादी और संवेदनशील उपन्यास है, जिसमें एक बच्चे की निगाह से माँ बाप के तलाक होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस उपन्यास में आपकी बंटी उपन्यास में दिखाया गया। तो भाई आपका बंटी उपन्यास जो मन्नू भंडारी का उपन्यास है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में मैं कह सकता हूं भाई मेरे 100% डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या भी आएगी। ये जितने उपन्यास मैंने आपको पढ़ाए हैं सभी उपन्यासों से आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या आएगी और 12-12 नंबर को आपको 3 व्याख्या करने को एग्जाम में आएगी। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं जो आपसे व्याख्या में पूछा जाएगा और अच्छे से आपको व्याख्या एग्जाम में करके आना है। ठीक है, 3 व्याख्या करनी है 12 नंबर की। ठीक है, 12-12 नंबर की 3 व्याख्या करनी पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन पेपर रहेगा भाई मेरे हम सबका BHDC 109 रहेगा। देखिएगा ये जून 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें BHDC 109 हिंदी उपन्यास आपको पता ही होगा। ठीक है, इसी को सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखो 3 घंटे का एग्जाम 100 नंबर का एग्जाम होगा और एग्जाम में पहला क्वेश्चन जरूरी भाई करना। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या 3 करनी है। टोटल एग्जाम में 5 या 6 व्याख्या आती, जिसमें से आपको 3 करनी होगी, याद रखिएगा। और 12 नंबर की 3 व्याख्या करनी है। और व्याख्या के लिए कितना पेज लिखना, पेज कोई मैटर नहीं करता, 1-1.5 पेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा। तो जैसे संदर्भ सहित व्याख्या करना, जैसे अगर आप देखो पहला का, निर्मला ने कुछ नहीं सुना, उसे ऐसा जान पड़ा कि मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा गई, मानो उसके प्राण, तो निर्मला उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, दूसरा उपन्यास, यहां किसी को कहने का लोभ नहीं, मैं सचरित हो, यहां सचरित का अर्थ है कि मानव का मूल्य नहीं है, तो ये उपन्यास से लेकर के पूछा गया है। जब जीवन का मूल्यांकन करने बैठती हूं तो उसे भी सुना देती हूं, एक प्रकार से किया गया। 3 हो गए। चौथा देखो, मरने के समय वह चिर स्थिर शांत था, अडिग था, तो इस प्रकार से उपन्यास में अजय ने भी जो कहा है उपन्यास को लेकर के, बंटी उपन्यास को लेकर के बताएगा। तो इसमें टोटल देखो, टोटल 5 आती हैं, जिसमें से आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्वेश्चन जैसे प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला, त्यागपत्र, मानस का हंस, मृगनयनी और बंटी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर देखेगा तो BHDC 109 ठीक है जी, तो BHDC 109 रहेगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो 3 घंटे का एग्जाम, और इसमें भाई पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसमें आपको 3 क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे दोनों महिलाएं रोने लगी जब निर्मला ने चारपाई पकड़, निर्मला उपन्यास से है। दूसरा अगर आप देखोगे, यह आश्चर्य की बात है, ये दूसरा उपन्यास है, ये खास तौर से अगर आप देखोगे तो त्यागपत्र उपन्यास से है। तीसरा, तीसरे दिन तुलसी ने अपने मन को बहुत बजाया, ये उपन्यास से दिया गया है। चौथा, ब्रज मुट्ठी, जैसे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी। देखो भाई, अगर आपको संदर्भ सहित व्याख्या नहीं भी आती है तब भी आपको बना के करना। 3 व्याख्या तो वह जानती थी बंटी उपन्यास से लिया गया है, तो बंटी उपन्यास काफी इंपॉर्टेंट है और बंटी उपन्यास से संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, करके जरूर आएगा। और बाकी आपको
तीन संदर्भ सहित व्याख्या करने के बाद कोई भी 4 क्वेश्चन कर देना। जैसे निर्मला उपन्यास को मैंने पढ़ाया है, मानस का हंस मैंने आपको पढ़ा रखा है, मृगनयनी आपको पढ़ा रखा है, मैंने बंटी उपन्यास पढ़ा रखा है। तो इस प्रकार से आप 4 क्वेश्चन कर देना और 16 नंबर के लिए 4 पेज लिखना। जैसे एक पन्ना होता ना, तो आगे एक पीछे 2, इस हिसाब से कीजिएगा। तो बंटी उपन्यास या जो भी निर्मला उपन्यास है या मानस का हंस उपन्यास है, मृगनयनी उपन्यास है, तो इस उन्हीं उपन्यास से जो पूछेगा कर दीजिएगा। 3 संदर्भ सहित व्याख्या तो भाई मेरे 100% करके आना, किसी को छोड़ना नहीं भी आता है तब भी बना के करना है। तो BHDC 109 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, देखिएगा BHDC 109 100 नंबर का एग्जाम, 3 घंटे का पेपर। पहला प्रश्न अनिवार्य रहेगा, मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या, टोटल 5 आती, जिसमें से 3 करनी है, 12-12 नंबर की 3। तो जैसे एक ए रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है, उपन्यासों की, और इसको करके आइएगा। जैसे त्यागपत्र उपन्यास से क्वेश्चन है, मानस का हंस से उपन्यास से क्वेश्चन है, मृगनयनी, आपका बंटी, तो जो मैंने उपन्यास पढ़ा रखे उससे क्वेश्चन 100% आएगा और संदर्भ सहित व्याख्या करके ही आनी है और एग्जाम अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मैंने बता रखा है उसको अगर आप अच्छे से लिख करके आएंगे तो आपको 100% भाई मेरे मदद मिलेगी ही मिलेगी। जो पढ़ा रखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो पेपर अच्छा ही जाएगा और एग्जाम कैसा गया बाद में मुझे जरूर बताइए। तो BHDC 109 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा और पहला क्वेश्चन अनिवार्य रहता है, मैंने बताया है। जैसे इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी, तो देखो जैसे निर्मला को लेकर के पहला उपन्यास की संदर्भ सहित व्याख्या है, दूसरा अगर आप देखोगे तो त्यागपत्र को लेकर के उपन्यास की व्याख्या करनी है, तीसरा अगर आप देखोगे तो खास तौर से ये भी उपन्यास की आपको पढ़ करके पढ़ोगे तो आपको पता है। राजा मानसिंह ये कह सकते एक प्रकार से वो उपन्यास है, मृगनयनी उपन्यास से लिया गया है, अगला बंटी उपन्यास से लिया गया है। तो जितने उपन्यास पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जैसे उपन्यास त्यागपत्र उपन्यास का क्वेश्चन है, मानस का हंस, मृगनयनी, आपका बंटी, तो 4 क्वेश्चन करना और 3 आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी। जैसे निर्मला को लेकर के विशेषता बताओ, मानस का हंस को लेकर के, तो काफी क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो जितना मैंने बता रखा उतना करके आना है और मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का दिखा दे रहा हूं ताकि आप अंदाजा लगा सकें। तो देखिएगा BHDC 109 और ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। BHDC 109 हिंदी उपन्यास, 100 नंबर का एग्जाम, 3 घंटे का पेपर और इसमें पहला क्वेश्चन जरूरी है जिसमें आपको भाई मेरे संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी, ठीक है। जैसे इसमें पहला अगर आप देखोगे तो इस उपन्यास पहला है, दूसरा विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है, अगला राम घाट को लेकर के रामचरितमानस उपन्यास को लिया गया है, अगला कई महीने उपरांत। तो जितने उपन्यास देंगे आपका बंटी उपन्यास से क्वेश्चन या संदर्भ सहित व्याख्या आएगी। जैसे निर्मला उपन्यास को लेकर के आया है, त्यागपत्र उपन्यास को, मानस का हंस को लेकर के, मृगनयनी को लेकर के, आपका बंटी को लेकर के। तो जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा अच्छे से करके आइएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको 2-3 बार अगर आप लोग वीडियो उठा करके देख लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया उसको अच्छे से करके आइएगा, एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे, बाकी बहुत ज्यादा दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो जो मैंने बता रखा है उसको अच्छे से करके जाइए, एग्जाम आपका पेपर भाई अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।